तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कि सिस्टम क्या होता है। उसके पहले अपन देखे थे थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। फिर सिस्टम क्या होता है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको हम सिस्टम बोलेंगे। जिसमें हीट का चेंज है ना, जिसमें प्रेशर का चेंज हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो हमारा क्या है, सिस्टम। उसके अलावा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें वो सब क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग देखे थे। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे अपन, कि ओपन सिस्टम होता है, फिर क्लोज सिस्टम होता है, और एक आइसोलेटेड होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, उनको अपन ओपन सिस्टम बोल रहे थे, क्योंकि वो पूरे ओपन है, ऊपर से खुले हुए हैं, तो उनका मैटर भी बाहर अंदर बाहर कर सकता है और हीट का एक्सचेंज भी हो सकता है। क्लोज सिस्टम अपन ने क्या देखा था, कि सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या देखा था हमने, ना मैटर ना एनर्जी, किसी का भी एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। ना मैटर का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। उनको कहते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम। वो आइसोलेटेड है, एकदम अलग है। ना उनके साथ कोई मैटर का एक्सचेंज कर रहा है, ना उनके साथ कोई एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है। फिर हमने बात की थी स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट ऑफ द सिस्टम की। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या था, कि आपका सिस्टम अभी किस कंडीशन पे है। उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, उस सिस्टम का प्रेशर कितना है, उस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है। तो लेट्स से उस सिस्टम का अभी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम P1 V1 T1 है। आपने उस पर कुछ प्रोसेस किया, तो उसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अब वो किसी दूसरे स्टेट में चला गया। पहले वो एक स्टेट में था, अब वो दूसरे स्टेट में चला गया। ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन स्टेट ऑफ द सिस्टम। कंडीशन, स्टेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन। आपके सिस्टम की क्या हालत थी पहले, और कुछ प्रोसेस करने के बाद उसकी क्या हालत होगी। ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज को कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये तो चेंज हो रहे हैं ना। जब हम कुछ प्रोसेस हमारे सिस्टम में करते हैं, तो उनके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज को हीट कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने प्रोसेस क्या किया, हीटिंग, उससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर एक स्टेट वेरिएबल हुआ ना, जिसने अब आपके सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दिया है। ठीक है। तो हमने बात की थी, दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। लिखे थे, अरे वो लिखे थे कि नहीं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव में हमने लिखा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके मैटर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव वाली मैटर पे डिपेंड नहीं करती। पढ़ो ना अच्छे से। एक्सटेंसिव डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड इंटेंसिव क्वांटिटी के मैटर पे डिपेंड, या मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इतना छोटा ग्लास हो या इतना बड़ा ग्लास हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होगा। राइट। इसी का मतलब हुआ कि वो प्रॉपर्टी मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। वैल्यू 1.5 थी तो 1.5 ही है। ठीक है। और लास्ट हमने एंड किया था टाइप्स ऑफ प्रोसेस से। अच्छा, उसके पहले हमने ये भी देखा था ना, हाँ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या पानी एक ग्लास लो या एक ड्रम लो, बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री ही है। डेंसिटी भी हमने देखा था कि डेंसिटी भी मास के कारण चेंज नहीं होती। ठीक है। और हमने एक और देखा था, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस या ऐसी प्रॉपर्टीज जो स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। आप फाइनल स्टेट तक पहुंचे कैसे, इस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो उसको अपन कहते हैं स्टेट फंक्शंस। और जो फिजिकल क्वांटिटीज पाथ पे डिपेंड करती हैं, उनको कहते हैं पाथ फंक्शंस। ठीक है। एंड लास्ट हमने एंड किया था टाइप ऑफ प्रोसेसेस से। तीन टाइप के प्रोसेस देखे थे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। ये प्रोसेसेस किस बेसिस में डिफाइन किए थे हमने, कि अगर आइसोथर्मल अपन पढ़ रहे हैं या आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। कहने का मतलब, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर अगर आपने हीटिंग किया तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कहां रहा। पर अगर आप हीट को एक्सचेंज अलाउ कर दोगे, तो आप यहां से हीट दे रहे हो, हीट एक्सचेंज भी हो रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, उसको कहते हैं आइसोथर्मल। जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, आइसोबैरिक। और जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, आइसोकोरिक। ठीक है। एक लास्ट प्रोसेस और लिखना उसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे, फोर्थ। तीन का हमने डायग्राम बना लिया था, है ना। लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक, ADIABATIC, एडियाबैटिक प्रोसेस, ADIABATIC, एडियाबैटिक प्रोसेस, हाइफन डाल के लिखना इसमें. When a process is carried out, when a process is carried out, when a process is carried out in such a manner that, in such a manner that, when a process is carried out in such a manner that no heat can flow, no heat can flow, no heat can flow from the system to the surroundings, from the system to the surroundings, and vice versa. सराउंडिंग से सिस्टम में भी नहीं आएगी, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा. No heat can flow from the system to the surrounding and vice versa. That is, the system is completely insulated. That is, the system is completely insulated या isolated भी बोल सकते हो. System is completely insulated. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टर्म लिखना. कितने नंबर पे है ये? 7th. हाँ, 7th लिखो. ठीक है, अब अपन ना 3 और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले, क्योंकि ये 3 हमारे ना फर्स्ट लॉ में यूज होने वाली है. एक होता है इंटरनल एनर्जी, जिसको अपन यू से डिनोट करते हैं. एक होता है हीट, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं. और एक होता है आपका वर्क डन, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हमारे फर्स्ट लॉ में यूज आएगी. इसलिए पहले आप इन तीनों को पढ़ेंगे, देन विल डिफाइन द फर्स्ट लॉ. ठीक है, हाँ चलिए लिखेंगे. पहला, इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में कैपिटल यू लिख लेना. इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल यू. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखेगा. The energy stored within a system, the energy stored within a system, the energy stored within a system is called its internal energy, is called its internal energy, is called its internal energy. Full stop. It is the sum total of, it is the sum total of all the energies, it is the sum total of all the energies, it is the sum total of all the energies associated with atoms and molecules. It is the sum total of all the energies associated with atoms and molecules. ठीक है, देखो आपके सिस्टम में एटम मॉलिक्यूल्स तो होंगे. ठीक है, तो उनकी जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है, जैसे एटम अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी. वाइब्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी. तो जितनी भी एनर्जीज होती हैं, है ना, वो सबका एडिशन करेंगे ना, तो आपको मिलेगा उस पूरे सिस्टम का एनर्जी, जिसको अपन कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी. ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सच एज, देखो एनर्जीज के नाम, सच एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखना ई, कैपिटल ई फॉर एनर्जी, स्मॉल ई फॉर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कॉमा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस भी तो है हमारे एटम में. न्यूक्लियर एनर्जी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ई एन, न्यूक्लियर एनर्जी ई एन, कॉमा केमिकल बॉन्ड एनर्जी,
केमिकल बॉन्ड एनर्जी ब्रैकेट में EC, केमिकल बॉन्ड एनर्जी ब्रैकेट में EC, कॉमा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में EP। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सिर्फ हाइट वाला नहीं होता ना, पोजीशन से भी होता है, ठीक है। EP, कॉमा काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में EK, कॉमा वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी EV एंड रोटेशनल एनर्जी, एंड रोटेशनल एनर्जी ER, ER। ठीक है, चलो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है क्वांटिटी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? सोच के बताना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अपन ने एक्सटेंसिव इंटेंसिव पीछे पढ़ा है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव होती है, और जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव होगी। इंटेंसिव क्यों बोल रहे हो? देखो, अगर आपने मैटर बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि देखो मैटर बढ़ा है तो एटम बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं? समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर आपने मैटर बढ़ा दिया तो, या मैटर कम कर दी तो एनर्जी कम हो जाएगी। समझ गए क्या? देखो, मान लो आपके सिस्टम में 4 एटम है, जस्ट एग्जांपल समझना, आपके सिस्टम में 4 एटम है, तो चारों एटम के पास 4 न्यूक्लियस है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो भी, है ना, और इनके एटम्स का जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा, 4 एटम है तो 4 की काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे। पर अगर आपने और एटम ऐड कर दिए, मान लो अब 10 एटम हो गए, तो अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ गई, न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कंटेंट बढ़ाओगे, मैटर बढ़ाओगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कंटेंट कम कर दोगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप डाल के लिखना नीचे, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा टेबल क्यों बना रहा है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन और, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो ठीक है, अब ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? ये तो एग्जांपल हमने देखा था कल लास्ट क्लास में भी। स्टेट फंक्शन है, मैंने वो आपको लिफ्ट वाला एग्जांपल नहीं बताया था क्या एनर्जी का, कि आप लिफ्ट से ऊपर जाओ या सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि आपकी हाइट तो उतनी है ना बिल्डिंग से, आप लिफ्ट से गए तो ज्यादा ऊपर थोड़ा पहुंच गए। समझ रहे हैं क्या? तो हाँ, वर्क डन चेंज होगा बट एनर्जी रिमेन सेम, मतलब इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। अब वहां तक कैसे पहुंचे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन, एंड अ स्टेट फंक्शन, एंड अ स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव पहले मैं एक्सटेंसिव ही बोला था ना। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय यू, जनरली यू ही यूज करेंगे, या ई भी यूज कर सकते हैं, यू और ई, कैपिटल यू और कैपिटल ई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, if the internal energy of a system, if the internal energy of the system, if the internal energy of the system in the initial state is, in the initial state is u1, in the initial state is u1, in the initial state is u1। समझ लीजिए, आपका एक सिस्टम है, समझना ध्यान से, है ना, एक सिस्टम है
जिसका अभी एनर्जी U1 है, और आपने कैसे निकाला उसका एनर्जी, वही सब एनर्जी को ऐड करके, उसमें जितने भी एटम होंगे उनका न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सब ऐड करके आपने निकाल लिया इसका इंटरनल एनर्जी कितना आया, U1। ठीक है, अब आपने इस पे कुछ काम किया, यानी हो सकता है आपने इसको हीट किया होगा, या इससे हीट निकली होगी बाहर, है ना, या फिर आपने कुछ मैटर ऐड कर दिया होगा, या फिर मैटर निकाल लिया होगा। इन चारों ही केसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर आपने मैटर ऐड किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मैटर निकाल लिए तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हीट लिबरेट हुई तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। आप सोचो ना, ये एनर्जी लिबरेट कर दिया तो इसकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी क्या? और अगर आपने हीट दी एंडोथर्मिक तो एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। और बढ़ के अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, U2। तो U2 माइनस U1 को क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली चेंज। जैसे आप लोग V माइनस U को चेंज इन वेलोसिटी नहीं बोलते हो, वैसे U2 माइनस U1 को क्या बोलोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल U। डेल U इज U2 माइनस U1। देखो, एक तो ये दो तरीके समझ में आ गया ना, हीट या तो इन आउट होगी या तो मैटर इन आउट होगा, इसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तीसरा तरीका होता है, आपने अगर अपने सिस्टम पे कुछ काम किया, काम करने का मतलब आपने अगर अपने सिस्टम को कंप्रेस किया या अपने सिस्टम को एक्सपैंड होने दिया, उसके कारण भी उसकी एनर्जी कम या ज्यादा होगी। कंप्रेस करने का मतलब, मान लीजिए आप, ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे गैस है और यहाँ पे पिस्टन है। जैसे आप लोग जिस साइकिल में हवा भरते हो ना, वो पंप से, वो एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। क्या है वो, नीचे जो आपका लंबा सा वो सिलेंडर हो गया, और जिसको आप पकड़ के नीचे कर रहे हो, दैट इज अ पिस्टन। तो ऐसा करने पे क्या होता है, यहाँ जो गैस होगी वो कंप्रेस होगी ना, कंप्रेस होगी तो उसके मॉलिक्यूल पास पास नहीं आएंगे, टकराएंगे, हीट एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट। और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये वापस अपने आप ऊपर भी आ जाता है, तो एक्सपैंड हो रहा है। पहले आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, यू हैव डन वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है, या फिर सिस्टम वर्क करेगा अपने से, समझ रहे हो ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, दो टाइप के वर्क होते हैं। आपने जब कंप्रेस किया तो आपने सिस्टम पे काम किया, तो वर्क वाज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और जब वो अपने आप एक्सपैंड हो रहा है तो सिस्टम इज डूइंग सम वर्क। दोनों ही केस में भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो 6 तरीके हो गए इंटरनल एनर्जी चेंज करने के, हीट इन, हीट आउट, मैटर इन, मैटर आउट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब आप करोगे, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम खुद करेगा। एम आई क्लियर? तो इन सभी केसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और वो बढ़ के या कम होके दोनों केस हो सकते हैं। जरूरी है हर बार बढ़ेगी, चेंज बोल रहे हैं ना इसलिए। तो अगर हर बार बढ़ती तो मैं तो इंक्रीज बोलता, मैंने इसे चेंज, तो चेंज तो दोनों तरफ हो सकता है ना भाई, है ना। बढ़ के ज्यादा भी हो सकती है, कम होके वैल्यू कम भी हो सकती है उसकी। तो दोनों केस में अपन क्या बोलेंगे, U2 माइनस U1 इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं आप लोग अभी, if the internal energy of the system in the initial state is U1 and in the final state it is U2, and in the final state it is U2, it is U2, then 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 internal energy change, then internal energy change del U is equals to U2 minus U1, U2 minus U1, U2 minus U1। और ये इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे कैसे हो सकता है उसके लिए भी एक लाइन लिखना नीचे, इंटरनल एनर्जी चेंजेस व्हेन, इंटरनल एनर्जी चेंजेस व्हेन, इंटरनल एनर्जी चेंजेस व्हेन, एबीसी करके 3 पॉइंट लिखना। ए पॉइंट, हीट पासेस इन और आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब इन 3 तरीकों से आप इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज कर सकते हो। हीट passes in or out of the system. Second point, work is done on or by the system. Work is done on or by the system. And third, क्या बोला था मैंने,
हीट तो हो गया ना, वर्क भी हो गया, और तीसरा क्या बोला था मैंने? नहीं बोल दो ना जोर से थोड़ा सा, कौन बोल रहा है यहाँ पे? कामाक्षी, क्या बोल रहे हो? हाँ, मैटर इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। थर्ड पॉइंट, मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम। मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम, ये तीनों तरीके से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी? एनर्जी है ना, जूल्स। नीचे लिखेंगे यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ऐसा यूनिट लिख लेना, जूल। और सीजीएस क्या हो जाएगी फिर? अर्ग। इनका रिलेशन पता है क्या? हाँ, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, तो देखो आपने ये लिखा ना, डेल्यू, ये लिख रही हो ना, है ना? इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखना, डेल्यू इज इक्वल्स टू यूपी माइनस यूआर। यूपी यूआर का मतलब क्या समझना? पी फॉर प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट। अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो इनिशियली हमारे पास कौन होता है? रिएक्टेंट्स। रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? तो इनिशियल एनर्जी को आप यूआर बोलोगे, फाइनल एनर्जी को आप यूपी बोलोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी। और डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका चेंज इन एनर्जी। अब बताओ, ये हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि अगर यूपी या यू2 बड़े हुए यू1 से या यूआर से, तो ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, साइन ऑफ डेल्यू, साइन ऑफ डेल्यू। डेल्यू के साइन के बारे में बात करते हैं कि ये साइन, ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। साइन ऑफ डेल्यू लिखना हाइफन डाल के, इफ u1 ग्रेटर देन u2, इफ u1 ग्रेटर देन u2, ब्रैकेट में ना ur ग्रेटर देन up भी लिख लेना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ur ग्रेटर देन up, ब्रैकेट क्लोज। द एक्स्ट्रा एनर्जी इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव होगा ना, u1 बड़ा है बोल रहे हैं u2 से, तो u2 माइनस u1 करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। हाँ, तो क्या लिखे? द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by the system, the extra energy possessed by the system in the initial state, in the initial state would be given out, would be given out. The extra energy possessed by the system in the initial state would be given out, and del u will be negative, del u will be negative, del u will be negative. ठीक है, मतलब अगर आपका u1 यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी कम हो गई है, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये इवॉल्व along with the product, kind of exothermic reaction, है ना? इससे del u आपका नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, कॉमा देके लिखिए ना, del u is negative, लिख लियो ना वैसे वो लाइन में, del u will be negative। ठीक है, चलो सेकेंड लाइन में लिख लो, if u1 less than u2, सिंबल से बना देना है ना, u1 less than u2, comma, energy will be absorbed in the process, energy will be absorbed in the process, energy will be absorbed in the process, and del u will be positive, and del u will be positive, and del u will be positive। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट क्वांटिटी हो गया, इंटरनल एनर्जी। अगला लिखेंगे सेकंड, या जो भी नंबर दे रहे थे आप लोग, हीट। हीट मैंने बोला ना अपन को तीन पढ़ने हैं,
ये यू हो गया ना अपना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हीट। हीट, हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो हीट ब्रैकेट में स्मॉल क्यू लिख लेना। इट इज अनदर मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। It is another mode of energy exchange. It is another mode of energy exchange between the system and the surrounding. Between the system and the surrounding. Another mode of energy change between the system and the surrounding as a result of difference of temperature between them. As a result of difference of temperature between them. As a result of difference of temperature between them. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में, when heat is given by the system to the surrounding, when heat is given by the system to the surrounding, ये कौन सा हुआ, एंडो की एक्सो? When heat is given by the system to the surrounding, exo, है ना? When heat is given by the system to the surrounding, comma, it is given a negative sign. It is given a negative sign. It is given a negative sign. ब्रैकेट में लिख लो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, exothermic. And when heat is absorbed by the system, and when heat is absorbed by the system from the surrounding, when heat is absorbed by the system from the surrounding, it is given a positive sign. It is given a positive sign. ब्रैकेट में एंडोथर्मिक। तो हमने ऊपर डेल यू का भी साइन देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, यू का भी साइन देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यू जब पॉजिटिव है मतलब द हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड व्हेन क्यू इज नेगेटिव, है ना, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है, वहां पे एब्सॉर्ब करेगा सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, या रिलीज करेगा सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है, चलो यूनिट क्या रहेगी इसकी भी, हीट है ना, ये भी तो एनर्जी है, जूल, तो लिख लो यूनिट भी, यूनिट इज जूल। पर कभी कभार हीट को हम कैलोरी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैलोरी भी यूनिट है ना एनर्जी का। तो लिखो कैलोरी और जूल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, 4.2 जूल, 4.2 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड, वर्क। वर्क, आपने फिजिक्स में वर्क क्या पढ़ा है, व्हाट इज वर्क डन इन फिजिक्स? एफ इंटू एस, हाँ, कि आप जब फोर्स लगाओगे बॉडी पे तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या तो उसके डायरेक्शन में, हाँ मतलब उसी के डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, तब तो बोलो cos 0 डिग्री होता है। एक्चुअली एफ एस नहीं होता ना, एफ एस cos थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस cos थीटा। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब cos 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1। ठीक है, पर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो cos 90 0 होता है, तो नो वर्क डन। ऐसा हम फिजिक्स में पढ़ते थे, राइट, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन, एफ इंटू एस। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे भी अपन थोड़ा उसी से रिलेट करेंगे, बट यहाँ पे फोर्स और प्रेशर, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह प्रेशर और वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि हम अगेन एक गैस वाले सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें अगेन एक सिलेंडर होगा जिसके अंदर एक गैस फिल होगी, आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे और नीचे गैस का वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। आप जब इस पे प्रेशर लगाओगे तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, ऊपर ऊपर से नीचे आएगा,
या अगर ये एक्सपैंड हो रहा होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। अल्टीमेटली द पिस्टन का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना ऊपर नीचे, है ना, तो उसको अपन लेंथ चेंज बोल देंगे या वॉल्यूम चेंज बोल देंगे। ठीक है, और ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे हो तो वहां पे आप F इंटू एस बोलते थे, यहां हम P इंटू वी बोलेंगे। वर्क डन इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेंगे, P इंटू वी। जहां P क्या था, प्रेशर, वहां पे ये फोर्स था फिजिक्स में, और फोर्स के कारण क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था। यहाँ प्रेशर के कारण वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर के प्रेशर से तो वॉल्यूम कम होगा, है ना। पहले इतना वॉल्यूम था, ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो वॉल्यूम खिसक के यहां तक आ गया, अब वॉल्यूम कम हो गया ना, है ना। और अगर एक्सपेंशन वर्क होगा, ये तो आपका कंप्रेशन था, आपने ऊपर से कंप्रेस किया गैस को, पर अगर गैस एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, और इस केस में कंप्रेशन वाले में इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस होके कम हो गया। समझ रहे क्या, देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम कम होता है, एंड वाइस वर्सा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां का वर्क डन लिखते हैं, नीचे लिखो वर्क डन का। हाँ हाँ लिखेंगे। वर्क के ब्रैकेट में लिखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ब्रैकेट में लिखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, डब्ल्यू डिनोट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, है ना, स्मॉल डब्ल्यू। तो बस इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू था, बाकी हीट भी स्मॉल क्यू था, और वर्क स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ओके नीचे लिखेंगे there are two types of work used in thermodynamics, there are two types of work used in thermodynamics, used in thermodynamics. First is electrical work, first is electrical work, and second is work of expansion or compression, work of expansion और कंप्रेशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन, जिसको अपन प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पे अभी हमें इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क सॉलिड में काम आएगा क्या, सॉलिड को आप कितना भी प्रेशर दे दो वो कंप्रेस नहीं होगा, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं ना, तो वहां पे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं पढ़ेंगे, हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसके लिए पढ़ेंगे, गैसेस के। ठीक है, लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होती है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो लिखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम्स, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम्स consisting of gases, consisting of gases, consisting of gases, full stop. It is the work done when the gas expands, it is the work done when the gas expands or contracts, it is the work done when the gas expands or contracts against the external pressure, against the external pressure, against the external pressure. ठीक है, चलो उसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, नीचे लिखेंगे expression for work can be derived as follows, expression for work can be derived as follows,
can be derived as follows. Expression for work can be derived as follows. ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, लिखेंगे नीचे. कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. कंसिडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. कंसिडर अ गैस enclosed in a cylinder of area of cross section a square centimeter. Small a लेना, a square centimeter. सर्कल ही होगा ना नीचे का. पिस्टन सिलेंडर का बेस क्या होता है? एक सर्कल होता है. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a स्क्वायर सेंटीमीटर. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में, लेट द प्रेशर ऑन द पिस्टन बी. Let the pressure on the piston be. Let the pressure on the piston be. P, कैपिटल P ले लो. B P. और अगर एक्सपैंड होना है, क्वेश्चन समझना मेरा, अगर एक्सपैंड होना है तो इस प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर कैसे एक्सपैंड होगा? वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. इंटरनल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और एक्सटर्नल प्रेशर कम होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम एक्सपैंड कर पाएगा. देखो, अंदर तो कोई है नहीं जो धक्का दे देगा ऊपर पिस्टन को. गैस ही है जो एक्सपैंड हो रही है, और गैस के कारण ही प्रेशर है ना. इंटरनल प्रेशर का मतलब क्या है? वो जो गैसेस है जो हमेशा मूव करते रहती हैं. हमने पढ़ा ना क्लास 9th में, गैसेस आर ऑलवेज इन मोशन. इनके मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं, और वो जाके आपके वेसल से टकराते हैं, और वो एक बॉम्बार्डमेंट के कारण एक फोर्स पर यूनिट एरिया क्रिएट करते हैं, और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर ये होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया. तो ये गैस जाके यहां हिट कर रही है, ये गैस जाके यहां हिट कर रही है, यहां हिट कर रही है, यहां हिट कर रही है, चारों तरफ गैस हिट कर रही है वेसल को. और अगर ये प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम हुआ तो गैस एक्सपैंड करेगी. तो अभी अपन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम होना चाहिए. तो ब्रैकेट में लिखना, P जहां लिखे हो ना, ब्रैकेट में लिखो slightly less than internal pressure. 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 ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो ये गैस एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करके पिस्टन को ऊपर ले आएगी ना, थोड़ा सा आएगी कि नहीं? लेट्स से कि ये dl सेंटीमीटर मूव किया ऊपर, तभी तो वॉल्यूम आएगा ना. वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर? एरिया इंटू लेंथ कर दूंगा, अब आ जाएगा ना वॉल्यूम. अरे आपका वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एल बोलते हो ना. सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है क्या? पाई आर स्क्वायर एल एच, है ना. यहाँ पे इतना वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया आपका ए हो गया, और डीएल मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो वॉल्यूम आ जाएगा. है ना क्लियर? ठीक है, क्या नीचे लिखना, distance through which the gas expands. Distance through which the gas expands. Distance through which the gas expands is dl centimeter. Is dl centimeter. dl क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है ना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं एक्सपैंड हुआ है, तो d मतलब स्मॉल क्वांटिटी, dl सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए वर्क निकालते हैं. नीचे नीचे लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस. नीचे वर्क डन बाय द गैस. एक्सपेंशन वाले को वर्क डन बाय द गैस बोलते हैं, सुन रहे हैं? और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क डन ऑन द गैस. ऑन और बाय में मीनिंग समझ रहे हैं ना? यहाँ पे गैस काम करके एक्सपैंड हो रही है, तो यहां बोलेंगे वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम. और अगर आपने बाहर से प्रेशर दिया होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती, तो उस वर्क को क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू वही फिजिक्स वाला फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस. लिखो फोर्स इनटू डिस्टेंस. और फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया.
अरे अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पे अपने एरिया को स्मॉल ए दिया है ना, फोर्स क्या है, एफ पी इंटू ए, पुट कर दो वैल्यू। तो W इज इक्वल्स टू, पहले आपने लिखा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की जगह लिख देंगे P इंटू ए और इंटू डीएल, और A इंटू डीएल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। A इंटू डीएल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। उसको अपन नेक्स्ट टाइम में लिख लेंगे। A इंटू डीएल को लिख लेना डीवी। जब लेंथ ही छोटा है तो वॉल्यूम भी तो छोटा ही होगा ना, लेंथ का चेंज छोटा है तो वॉल्यूम चेंज भी छोटा ही होगा, तो डीवी, पी डीवी, पी डी वी। ठीक है, तो जब वॉल्यूम छोटा है तो वर्क भी तो छोटा होगा, तो इसको डेल या डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल डब्ल्यू लिखना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इफ द गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम, इफ द गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, इफ द गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1, if the gas expands from initial volume V1 to final volume V2, initial volume V1 to final volume V2, then the total work done, ये तो small work done था जहां पर ने DL को छोटा लिया था, then the total work done W will be given as, will be given as, will be given as, आप इंटीग्रेट कर दोगे इसको थ्रू द इंटरवल V1 टू V2, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, जहां पे V1 होता है लोअर लिमिट और V2 होता है अपर लिमिट। आप ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, V1 से V2 P dV, प्रेशर को बाहर ले आओ, dV का V1 टू V2, dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V, कहां पे, लिमिट लगाना। मैंने क्या बोला कि टोटल वर्क इज द स्मॉल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2, वही तो लिखा है। फिर मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी P dV, अब P को बाहर निकाल लिए और dV आपका पुट कर दिए, dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा, अब लिमिट पुट कर रहा हूं, तो V2 माइनस V1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल V, वर्क डन इज P डेल V, इसी को बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब ये डेल V की वैल्यू भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है ना, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, एक्सपेंशन में क्या होगी जल्दी बताओ वैल्यू, V2 माइनस V1, एक्सपेंशन में बड़ा होगा, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, डेल V का मतलब क्या बोला मैंने, V2 माइनस V1, फाइनल वैल्यू वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो एक्सपेंशन में तो वॉल्यूम बढ़ जाती है ना, तो V2 बड़ा होगा V1 से, तो डेल V का वैल्यू एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉन्ट्रैक्शन में V1 बड़ा था, आपने दबा के कम कर दिया तो V2 छोटा हो गया, तो V2 माइनस V1 यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। समझ रहे क्या, डेल V हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, तो इसका साइन भी लिख लेते हैं नीचे, नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, according to latest convention, according to latest convention, W is taken as positive, W is taken as positive if work is done on the system, if work is done on the system, if work is done on the system, that is for compression, that is for compression, and is taken as negative, and is taken as negative, and is taken as negative if work is done by the system,
and is taken as negative if work is done by the system. That is for expansion. That is for expansion. That is for expansion. तो देखो अब इस कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए हमने क्या किया, वर्क के फॉर्मूले में माइनस साइन आगे लगा दिया. ध्यान देना क्यों ऐसा कर रहे हैं. आपने क्या बोला अभी कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वर्क ऑफ कंप्रेशन को पॉजिटिव लेंगे और वर्क ऑफ एक्सपेंशन को नेगेटिव. ये कन्वेंशन दे दिया गया. कन्वेंशन मतलब कुछ रूल्स निकाले गए कि वर्क डन, जैसे आपका क्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव का हमको मीनिंग समझ में आता है ना, कि पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक और नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक. हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज रिलीज्ड. इन द सेम वे वर्क को भी कुछ साइन देना पड़ेगा क्योंकि दो टाइप के वर्क हो रहे हैं. एक्सपेंशन नहीं, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ. आप डेल वी को पॉजिटिव बोल रहे हो एक्सपेंशन में, है ना, बट ये वर्क डन का कन्वेंशन दिया. कन्वेंशन मतलब एक रूल दे दिया गया. क्योंकि देखो वर्क तो दोनों टाइप के हो रहे हैं, कंप्रेशन भी हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है. तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्क हो रहा है? तो उनको साइन से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना अपन को, तभी तो पता चलेगा. कि अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो कंप्रेशन हुआ है, और नेगेटिव होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक्सपेंशन सॉरी हाँ एक्सपेंशन हुआ है. समझ रहे हैं क्या? क्योंकि देखो हीट भी सिस्टम में अंदर आएगी कि बाहर जा रही है हमको नहीं पता, पर वो वैल्यू देख के पता चलता है कि अगर हीट में लिखा होगा +5 जूल तो आप समझ जाओगे कि हीट एंटर हुई है सिस्टम में, और अगर माइनस लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि हीट रिलीज हुई है. तो कन्वेंशन देना जरूरी है क्योंकि हीट अंदर बाहर दोनों हो सकती है, वर्क भी ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम दोनों हो सकता है. ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन. तो कौन सा वर्क हुआ है उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव साइन का लगाना जरूरी है. उसी से हमको पता चलेगा कि वर्क सिस्टम ने किया है कि सिस्टम पे वर्क हुआ है. तो ये कन्वेंशन दे दिया उन्होंने. अब उसके हिसाब से हमारा साइन क्यों मैंने नेगेटिव लगाया मैं आपको बता रहा हूं. देखो एक्सपेंशन के केस में डेल वी क्या होता है? पॉजिटिव. तो डेल वी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, प्रेशर तो पॉजिटिव ही है, हमको तो ओवरऑल वर्क को नेगेटिव दिखाना है ना, इसलिए सामने नेगेटिव लगा दिया. ठीक है. अब कंप्रेशन में देखो, कंप्रेशन में डेल वी क्या होता है? नेगेटिव. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. तो कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव दिखेगा आपको एंड में. समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो जस्ट टू फॉलो दिस कन्वेंशन हमने अपने फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन लगा दिया ताकि आपको वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव दिखे, क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन में डेल वी आपका नेगेटिव हो जाएगा. बाहर एक पहले से नेगेटिव लगा के रखे अपन, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा. आपको समझ में आया कि हाँ ये वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन. ठीक है. और एक्सपेंशन वाला आपको नेगेटिव दिखेगा, और नेगेटिव के लिए अपन ने पहले से नेगेटिव लगा दिया. क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन के वक्त डेल वी पॉजिटिव होता है. अब किसी को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो अपन ने बाहर ही नेगेटिव पहले से लगा दिया. ठीक है. तो लास्ट लाइन लिखना, देयरफॉर, नीचे लाइन लिखना, देयरफॉर द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क कैन बी रिटन एज, देयरफॉर जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क कैन बी रिटन एज W is equals to minus P del V, minus P del V. और जस्ट आप ये वाले P को ये मत समझ लो कि ये इंटरनल प्रेशर है, तो आप उसको अलग करने के लिए ना P एक्सटर्नल लिख देते हो, PEXT. P W is equals to minus PEXT del V. समझ गया ना PEXT क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे दो प्रेशर है, एक गैस का इंटरनल प्रेशर और एक बाहर से जो प्रेशर आप लगा रहे हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप नहीं लगा रहे हो तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा लग रहा है ना, जो उस पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकता है अगर गैस एक्सपैंड हो रही होगी. ठीक है. और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कंप्रेशन करेगा. ठीक है. समझ में आ रहा है ना? तो ये एक नेगेटिव साइन हमने लगाई है जस्ट टू फॉलो द कन्वेंशन. ठीक है. चलो ठीक है. इसके आगे अपन अब नेक्स्ट क्लास में ना फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे. अपन ने तीनों क्वांटिटी पढ़ ली है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन. ठीक है. अब ये तीनों को मिला के हमारा फर्स्ट लॉ